हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कॉमर्स वेन्यू। और बेटे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 4 और आपका चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तक हम इसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में हमने करे फाइनेंशियल डिसीजंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। थर्ड लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा एक टॉपिक करा। मेरे ख्याल से केवल 11 या 12 मिनट की उसकी क्लास है, तो वो हमने किया और वही टॉपिक आपको 3-4 नंबर एग्जाम में दिलवा सकता है। और आज हम इसके एक थोड़े से टिपिकल टॉपिक पर आ रहे हैं। बच्चों को लगता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पर तो आपको टफ नहीं लगेगा। और आज के टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। आप में से जो बच्चे न्यू हैं वो, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको एटलीस्ट एक एक लेक्चर तो आपको डेली बेसिस पर जरूर मिलेगा। तो डेली बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आगे केस स्टडीज़ वगैरह भी होंगी। और इन फ्यूचर आपको ग्रेजुएशन लेवल की भी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। लेक्चर से पहले अगर आप में से कोई स्टूडेंट पेड कोर्स परचेज करना चाहता है तो पेड कोर्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय दी पेड कोर्स में बस एक थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन हो जाता है। आपको सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, लाइव क्लासेस में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करते हैं, पूरी केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं उसमें, केस स्टडीज़ की वैरायटी। और लॉन्ग लाइव क्लासेस होती हैं इन दी एग्ज़ाम डेज। जैसे कि एग्ज़ाम डेज में बच्चों को यूजुअली कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होने लगती है, तो वहाँ पर वो बच्चे उसे एड्रेस करा सकते हैं। और व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलता है कि अगर आप व्हाट्सएप पर भी कुछ प्रॉब्लम्स अपनी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, आप कोई और बात पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर गिवन है। चलिए आ जाते हैं हम आज के कॉन्सेप्ट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये टॉपिक मोर और लेस आपका बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है किसके साथ, आपका एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के साथ आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया अगर मैं दूं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि जी कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है। तो बेटे आप सोचिए कि बिजनेस में जो हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में हम जो पैसे लगाते हैं, तो जो सोर्स है पैसे आने का, जो सोर्स है वो क्या हो सकता है। वो दो जगह से आपके पास पैसे आ सकते हैं। या तो वो हो सकता है बोरोड फंड, बोरोड फंड हो सकता है यानी कि आप किसी से उधार ले सकते हैं। और या वो हो सकता है ऑनर्स फंड, या वो मालिक के पैसे होते हैं। मालिक कंपनी की बात करें तो कंपनी में मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, या वो हमने किसी से उधार लिया होता है। अब वो बैंक से भी हम उधार ले सकते हैं, हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि हमारी बिजनेस में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट है, वट एवर इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसमें से कितना अमाउंट डेप्ट है, कितना हमने उधार ले रखा है, और कितना हमारे ऑनर्स ने पैसा लगा रखा है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो देखिए जरा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक डेफिनेशन, और बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वर्ड्स में मैंने यहां पर लिखी है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन द इक्विटी एंड डेप्ट। करेक्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि हमने कितना डेप्ट इन्वेस्ट करा हुआ है और कितना इक्विटी, जो पैसे हमने बिजनेस में लगा रखे हैं उसमें से उधार कितना है और हमारे पैसे कितने हैं। अब यहां पर आता है कि जब हम अपना एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, भाई हम पैसे लगाते हैं बिजनेस में, तो ये भी नहीं कि हम सारे पैसे अपने पास से लगा दें, और ये भी नहीं करना चाहिए कि हम सारा ही पैसा बाहर से उधार ले लें। तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करते हैं, यानी कि जब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हमने इतने पैसे लगा दिए, तो उसके लिए हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, और यू कैन से पॉइंट्स
should be considered when you design your capital structure. करेक्ट। तो सबसे पहली बात, रिस्क कंसीडरेशन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ज्यादा डेप्ट एलिमेंट यूज करते हैं, अगर आप डेप्ट ज्यादा लेते हैं, उधार ज्यादा लेते हैं, तो देखिए उधार लेने से क्या होता है, आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है। ठीक, क्योंकि आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो रिस्क होता है मेरे बेटे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, दो रिस्क होते हैं। एक तो होता है बिजनेस रिस्क, जो आपके बिजनेस के साथ अटैच है। जैसे कि आप सपोज करिए कि कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, मुझे अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने ही करने हैं। ठीक, तो ये तो होते हैं बिजनेस रिस्क, जो किसी भी बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क वो होते हैं कि अगर मैंने अपने पास से पैसा ना लगाया, मैंने डेप्ट ले लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उस डेप्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप सपोज करिए कि अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस रिस्की है, जैसे कि सपोज करिए कि बिजनेस के अंदर कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे आप सपोज करिए आप एक स्टॉक मार्केट के में ब्रोकर है, आप ब्रोकिंग या सब ब्रोकिंग का काम करते हैं, तो आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो बिजनेस रिस्क आपका कैसा है, हाई है। अगर आपका बिजनेस रिस्क हाई है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका फाइनेंशियल रिस्क कैसा होना चाहिए, लो। अदरवाइज आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले अपने बिजनेस रिस्क को कंपेयर करिए, अपना बिजनेस का रिस्क देखिए कि आपका बिजनेस कैसा है। ठीक, तो पहला होता है रिस्क कंसिडरेशन, के रिस्क को कंसिडर करना। सेकंड आता है आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट। जब आप उधार लेने जाते हैं, बोरो करने जाते हैं, तो बोरो करने के लिए क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, तो सिंपल सी बात, आपको ये देखना होता है कि अगर आपका जो रेट ऑफ डेप्ट है जिस पे आप ले रहे हैं वो ज्यादा है, तो उस पर आपको फिर नहीं जाना चाहिए। द फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट, अगर आपको लो रेट पर मिल रहा है डेप्ट तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर हायर रेट पर आपको डेप्ट मिल रहा है तो फिर आपको उधार की तरफ नहीं जाना चाहिए। थर्ड आता है टैक्स रेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने आजकल देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो अपनी हर एक चीज बैंक लोन पर लेते हैं, फाइनेंस करा लेते हैं, ईएमआई ले लेते हैं, हाउसिंग लोन ले लेते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है बेटे, हमारी कंट्री में टैक्स रेट जो है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज काफी हाई है। और जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो भी हम सपोज करो मैंने उधार लिया और मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, यानी कि जब आपकी इनकम कैलकुलेट होगी तो उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको, यानी कि वो आपके खर्चे की तरह काउंट होगा और आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है हमें उसका बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट इन टैक्स। तो अगर सपोज करिए टैक्स रेट हाई है जैसे कि हमारी कंट्री में, तो हाई टैक्स रेट के केस में हमें डेप्ट लेना चाहिए। अब एक और बात बताता हूं, जैसे आप सपोज करिए कि आप बोरो करते हैं 10% के रेट से और टैक्स रेट है 30%, तो आप ये मानिए कि 10 का 30% तो हो गया 3%। तो 3% तो आपकी एक तरीके से टैक्स की वजह से आपकी इनकम कम हो गई और आपका टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई। तो आपका ये जो बोरोइंग रेट है ये अब आपको 10% की जगह 7% पड़ेगा। बस 10 में से 3% की आपको सेविंग हो गई, किसकी वजह से, टैक्स की वजह से। लेकिन ऐसा इक्विटी के केस में नहीं होता, क्योंकि जो डिविडेंड है, डिविडेंड कोई एक्सपेंस नहीं होता। तो अगर सपोज करिए डिविडेंड है, डिविडेंड की रेट है, सपोज करिएगा डिविडेंड की रेट है 10% की, आपको देना ही पड़ता है, और इंटरेस्ट की रेट है 7%, और सॉरी ये भी 10% है, तो टैक्स रेट है सपोज करिए 30%, 30% है टैक्स रेट। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो तो 10% ही पड़ेगी, क्योंकि टैक्स डिविडेंड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको पड़ेगी केवल 7%। तो ऐसे में आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी, तो फिर आपको इंटरेस्ट पर ही पैसे लेने चाहिए। अगला पॉइंट आता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल सा,
ROI, ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, टर्म 1 में चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, वहां पर EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक, जैसे कि सपोज करिए कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए के पास 1 लाख रुपीस का EBIT है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक, 1 लाख है। और इसके पास भी सपोज करिए 1 लाख है। इसकी इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है, जो इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो देना पड़ता है 40,000 और इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है केवल 10,000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 2.5 टाइम्स एंड दैट विल बी 10 टाइम्स। तो यानी कि इसकी EBIT स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये ज्यादा पैसे कमा रहा है और इंटरेस्ट इसको कम देना है। जितना भी इसको इंटरेस्ट देना है उसका 10 टाइम्स कमा रहा है। तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छी है, इसका ROI ज्यादा अच्छा है, तो ये डेप्ट ले सकता है, अदरवाइज इसको इक्विटी की तरफ जाना पड़ता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। बेटे देखो, जब आप डेप्ट लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि डेप्ट लेने से क्या होता है, आपके ऊपर 2 लाइबिलिटी आती है। डेप्ट के लेने से आपके ऊपर 2 लाइबिलिटीज आती हैं। एक तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और दूसरा उसका प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करनी पड़ती है। ठीक, EMI जिसको हम कह देते हैं, इंटरेस्ट भी दोगे और प्रिंसिपल अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा करके पे करोगे। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, इनके लिए हमें चाहिए अपने पास कैश। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन गुड है, अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है, देन यू कैन गो फॉर द डेप्ट। ठीक, और अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको डेप्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखें। अगला आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस पर मैं एक अलग से भी आपको एक टॉपिक दूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेप्ट। आप मार्क कर लीजिए कि यहां पर सर ने बोला था कि एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आगे चल के आपको, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अब बेटे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी कैपिटल। यानी कि हमें क्या लगता है कि रिस्क, इक्विटी वालों को तो बहुत रिस्क होता है, इक्विटी वाले तो ऑनर होते हैं, इनको तो सबसे लास्ट में पैसे मिलते हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है। तो व्हेन अ कंपनी इंक्रीज डेप्ट, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर्स ऑल्सो इंक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज। ठीक, तो सिंपल सी बात कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि डेप्ट एलिमेंट लेने से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती जाएगी आप जितना डेप्ट लेते जाएंगे। ठीक, और सपोज करिए किसी कंपनी में ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा है और वो और ज्यादा डेप्ट ले ले, तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई है, ऑलरेडी पहले से ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत हाई है, सो नो डेप्ट, तो आपको डेप्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आगे आता है बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन वर्ड पहले भी आ चुका, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। बेटे पैसे लेने की भी कॉस्ट होती है, पैसा रेज करने की भी कॉस्ट होती है। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। कब? इक्विटी के केस में, यानी कि अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो कॉस्ट, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है आपकी, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उसके लिए देखो आपको प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, ब्रोकर, सब ब्रोकर अपॉइंट करने पड़ेंगे, तब आप मार्केट में अपने शेयर सेल आउट कर पाओगे। तो अगर सपोज करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अमाउंट बहुत लार्ज है, बहुत बड़े पैसों की आपको जरूरत है, बहुत ज़्यादा पैसों की आपको ज़रूरत है, अगर आपको वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड, तो ही आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। मान लो आपको 2-3 साल के लिए पैसे चाहिए, आपको 50 लाख 1 करोड़ चाहिए किसी कंपनी को, तो यूजुअली कंपनी उसके लिए क्या कर लेती हैं, चुपचाप से डेप्ट ले लेती हैं,
क्योंकि डेप्ट की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कम होती है। तो जितना ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, सपोज करो अगर मैं आपको बोलूँ कि 50,000 रुपये आपको चाहिए और उसके लिए आपको 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो आप कहोगे सर क्या फ़ायदा, 50 में से 20 तो खर्च हो गए, 30 मिले। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 50 करोड़ रुपए मिलेंगे और उसके लिए 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो आप कर देंगे। ठीक, तो फ्लोटेशन कॉस्ट जितनी कम होगी उतना अच्छा। अगला आता है कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल करना। बेटे जरा ध्यान से सुनिएगा, जो डेप्ट है, डेप्ट से डेप्ट डज नॉट डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है रिड्यूस करना, डाइल्यूट योर कंट्रोल। यानी कि अगर आप उधार लेते हो तो आपका कंट्रोल तब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बना रहता है, आपका कंट्रोल कम नहीं होता कभी भी। ठीक, डेप्ट लेने से। लेकिन अगर आप सपोज करिए शेयर इशू कर देते हो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू कर देते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग शेयर्स खरीदेंगे, अब वो भी आपके मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से थोड़ा सा कंट्रोल चला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते, अपने कंट्रोल को कम नहीं करना चाहते, तो देन यू शुड गो फॉर दी डेप्ट। तो आपको डेप्ट की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज इक्विटी। आगे आते हैं फ्लैक्सिबिलिटी। अब जरा सुनिएगा, डेप्ट इज मोर फ्लैक्सिबल, डेप्ट इज मोर फ्लैक्सिबल, डेप्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मतलब सर क्या मतलब है फ्लैक्सिबिलिटी का? यू कैन पे एनी टाइम। आप बेटे डेप्ट का पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज करो कि मैंने एक बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपीस का, और अब मेरे पास कहीं से पैसे आ गए, तो मैं बैंक को लोन पे कर दूंगा, बैंक को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बेटे इक्विटी के केस में फ्लैक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक, तो फ्लैक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए कि हम कभी भी पैसे ले लें, कभी भी वापस कर दें, तो आपको डेप्ट की तरफ जाना चाहिए। एंड इफ यू डू नॉट वांट फ्लैक्सिबिलिटी, तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक, ये एक फॉर्मूला है, ये भी आपने टर्म 1 के अकाउंट्स में पढ़ा था। बस इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। पीछे ROI में आया था EBIT अपॉन, आपने वहां पर बात करी थी कि जितना वो ज्यादा हो, तो यहां पर भी हम कुछ ऐसी ही बात करते हैं। तो ROI और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लगभग सेम सी बात आती है कि अगर ICR हमारा ज्यादा होता है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर उसका पेमेंट कर सकते हो। एक मिनट में आपको कुछ चीज दिखाता हूं, शायद मैंने थोड़ी सी वहां पर एक गलती की है। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को गलती से ये ROI का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक, ये ROI का फॉर्मूला नहीं है, ये EBIT का है। ROI का फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बात लगभग वही आएगी। ROI का मतलब होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है ROI का। तो सिंपल सी बात, जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा है, आप उसको कंपैरिजन करके अगर आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेप्ट से ज्यादा है, तो यू कैन रेज दी डेप्ट, अदरवाइज नॉट। मान लीजिए आप कहीं पर अपने पैसे लगाते हैं और वहां से आपको 20% का रिटर्न मिलता है, और आपने उधार ले रखा है 8% पे, तो बहुत अच्छी बात है, 8% पे लेकर आप 20% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। तो ऐसे में आप जो है उधार ले सकते हैं, बिल्कुल आपको लेना चाहिए। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो ये आप इसको इग्नोर करिएगा, ये मैंने गलती से ROI लिख दिया था। तो ROI का फॉर्मूला ये होता है, और इस एग्जाम्पल को बेस सेम एग्जाम्पल आप वहां पर कंसीडर कर लीजिए आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। ठीक, कि अगर सपोज करिए मेरी इनकम एक जगह, मेरी यहाँ पर 1 लाख की इनकम है और मुझे इंटरेस्ट पे करना है 40,000, दूसरी कंपनी है 1 लाख रुपीज का EBIT और 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट, तो ये आता है हमारा 2.5 और ये आता है हमारा 10 टाइम्स। तो जितना भी हमें इंटरेस्ट पे करना है उससे कहीं ज्यादा हम यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, तो हमें कंपनी बी की तरफ जाना चाहिए। अगला आता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। बेटे ये भी इसी की तरह होता है, इसी रेशियो की तरह होता है, लेकिन ये इसका थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। तो ये कह सकते हैं इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें ऊपर की तरफ रखते हैं
अर्निंग आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट, नॉन कैश एक्सपेंस। तो आप ये कह सकते हैं ऊपर हमने रखा है कैश प्रॉफिट कि हमें नगद में कितना प्रॉफिट हुआ और हमें फिक्स कितनी पेमेंट करनी ही करनी है। प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ता है, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है और रीपेमेंट भी करनी पड़ती है। तो सिंपल सी बात, अगर ये आपका हाई आ रहा है देन गो फॉर द डेप्ट, लेकिन अगर आपका ये बहुत कम आ रहा है तो यू शुड नॉट गो फॉर द डेप्ट। स्टॉक मार्केट कंडीशन, बेटे आराम से सुनिएगा। अगर स्टॉक मार्केट की कंडीशन बैड है, बुरी है, तो नो इक्विटी, आपको इक्विटी से पैसा नहीं लेना चाहिए। और अगर सपोज करिए स्टॉक मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो इक्विटी से पैसा आप ले सकते हो। अब इस बैड कंडीशन को नाम दिया जाता है बियरिश, बियरिश नाम दिया जाता है, बियरिश सेंटिमेंट्स। जैसे कि कोविड के टाइम पर स्टॉक मार्केट की कंडीशन बहुत खराब थी, तो ऐसे में किसी भी कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर इशू नहीं किए, ठीक। तो और गुड पोजीशन को जब स्टॉक मार्केट में अच्छा हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश, बुलिश फेज, अच्छा फेज चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, तो ऐसे में कंपनी जा सकती है इक्विटी की तरफ। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, भाई दूसरी कंपनियां जो सेम हमारे ही इंडस्ट्री की हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, क्योंकि बेटे जब भी कोई इन्वेस्ट करेगा, सपोज करिए अगर कोई रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करेगा तो वो एक बार आदित्य बिरला ग्रुप की आइडिया को भी एक बार चेक करेगा कि भाई उनके साथ कैसा हो रखा है, उन्होंने कितना डेप्थ ले रखा है। तो आपकी कंपनी का बिल्कुल इंडस्ट्री के हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इंडस्ट्री से अलग चल रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट इज वेरी सिंपल, आपको कंपनीज एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस, सेबी की गाइडलाइंस, इन सबको मानना चाहिए, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। तो हमने आज क्या करा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हो बेटे, एक बार दोबारा क्लास को देखिएगा, और कोई भी आपको इशू हो तो आप क्लास को दोबारा देखिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आई विल ट्राई कि मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हैव